हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में टीजीटी का प्रश्न चल रहा है। तो टीजीटी में विद्यापति को खत्म कर दिया है, मेरे खुसरो को खत्म कर दिया। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकालीन गद्य साहित्य है। तो इसमें हेडिंग डालकर लिखिएगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। हम लोग बार बार आपको जोर दे रहे हैं कि नोट्स जरूर बना के पढ़िएगा। फ्री में क्लासें हैं, आप लोगों को केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है। यूट्यूब पे कोई भी जल्दी थ्योरी वाली क्लासें नहीं देता है, पर हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। क्या आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकालीन गद्य साहित्य हेडिंग डाल लीजिए। फिर इसमें लिखिए राउरबेल आदिकालीन का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह कौन सा है, यह दूसरा ग्रंथ माना जाता है। तीसरा कौन सा है, वर्ण रत्नाकर। पहला कौन सा होगा, राउरबेल है। दूसरा कौन सा है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है। तीसरा क्या है, वर्ण रत्नाकर। अब उसी के आगे चलिए पॉइंट। राउरबेल के कवि कौन माने जाते हैं, रोड़ा कवि हैं। नाम है क्या, तो कवि का नाम क्या था, रोड़ा। रोड़ा कवि हैं। राउरबेल को किसने लिखा है, तो रोड़ा कवि ने लिखा है। कौन से कवि, रोड़ा कवि। यह एक क्या है, शिलाकृत यानी फिर शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ है। शिला पर लिखा हुआ ग्रंथ कौन है, राउरबेल। इसीलिए इसको बेल इसी के आधार पर रखा गया होगा शायद, इसीलिए कह रहते हैं इसे राउरबेल। यह एक शिलाकृत कृति है, यानी कि पत्थरों पर लिखा है। यह चंपू काव्य, चंपू का मतलब होता है क्या, गद्य और पद्य दोनों का मिक्स है। उसे क्या कहते हैं, गद्य और पद्य को दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, चंपू काव्य कहते हैं। तो प्राचीनतम उदाहरण है, चंपू काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है राउरबेल में, यानी कि इसमें राउर में नायिका का नखशिख वर्णन है। यानी नायिका का नाखून से लेकर क्या है, सिर तक का उदाहरण दिया गया है। इसमें उसके सिर तक की बातें बताई गई हैं, उसकी खूबसूरती का बखान किया गया है, वही कहते हैं नखशिख। इसमें राउर में नायिका का नखशिख वर्णन है। यहीं से क्या होता है, हिंदी में नखशिख की शुरुआत हुई थी। इससे यहीं से क्या होता है, हिंदी में ही नखशिख की शुरुआत हुई है। किससे, तो पहला ग्रंथ कौन सा है, राउरबेल है। इसी में से, इसी ग्रंथ से ही नायिका के या किसी के नखशिख की शुरुआत होती है। यह चंपू काव्य है। चंपू का अर्थ होता है क्या, गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। अगला पॉइंट लिखिए, कुछ विद्वान इसमें कलचुई राजवंश, कलचुई राजवंश के किसी सामंत या संत नायिकाओं का वर्णन नखशिख वर्णन मानते हैं। क्या मानते हैं, नखशिख वर्णन मानते हैं, ना कि सिख। तो कह रहा है कि कुछ विद्वान इसमें कलचुई राजवंश के किसी सामंत के संत नायकों का नखशिख वर्णन मानते हैं। भाषा कौन सी है, तो भाषा राजस्थानी है, जो प्रधान भाषा मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा कैसी है राउरबेल की, तो यह राजस्थानी भाषा है और यह प्रधान माना गया है। अगले हेडिंग डाल लीजिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसमें क्या कहा जाता है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित कौन थे, दामोदर शर्मा की कृति है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी कृति है, तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा के पंडित दामोदर शर्मा की कृति है। इसमें बनारस एवं उसके आसपास की भाषा का सबसे बड़ा सुंदर रूप माना जाता है। यानी कि यह दामोदर शर्मा ने इसमें क्या, बनारस के आसपास की जितनी भी भाषाएं थी उसका सबसे उदाहरण मिलता है, सब बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अब इसमें अगला पॉइंट करके लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ना आ रहा हो तो बाद में लिख लीजिएगा। हो गया होगा तो चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट करके लिखते रहिएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोगों को थ्योरी फ्री में मिल रही है, तो आप लोग स्किप मत करिएगा। बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। सब जगह आपको पैसा देना पड़ता है। जब तक हमसे हो सकता है हम आप लोगों को फ्री में नोट में बढ़िया नोट्स वाली क्लास पढ़ाएंगे। तो चलिए अगली लाइन लिखिए। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कोसली इसकी भाषा को प्राचीन कोसली प्राचीन कोसली या प्राचीन अवधि का रूप बताया है। कोसली या प्राचीन अवधि का रूप बताया है। अवधि का रूप बताया है। अब अगली लाइन लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए क्या? वर्ण रत्नाकर। तीसरा ग्रंथ कौन सा होगा? वर्ण रत्नाकर। तीसरी हेडिंग कौन सी होगी? वर्ण रत्नाकर। इसमें लेखक कौन थे? ज्योतिश्वर ठाकुर। इसके लेखक कौन हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अब इसमें अगली लाइन लिखिए। यह रचना सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में यह रचना डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। संपादन में एशियाटिक सोसाइटी के संपादन में प्रकाशित हुई थी। राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, पर आप लोगों को नोट्स सही पढ़ा रहे हैं, इस पर ना ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को घसीटने में लिखने में थोड़ा बहुत तो राइटिंग को वैसे भी मिस्टेक हो ही जाता है, तो बोल रहे हैं कुछ उससे समझ लीजिएगा। भाषा क्या थी? मैथिली थी। इम्पोर्टेंट लाइन है। इसकी भाषा क्या थी? भाषा कौन सी थी? तो मैथिली है। मैथिली हिंदी है। मैथिली हिंदी है। अब अगली लाइन लिखिए इसमें। यह मैथिली भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है। यह मैथिली भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है। तो चलिए देखते हैं फिर अगली लाइन में क्या लिखे थे। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन या कोसली या प्राचीन अवधि के रूप में बताया है। किसकी? उक्त व्यक्ति प्रकरण की। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या?
वर्ण रत्नाकर। इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर को माना जाता है। यह रचना डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी के संपादन में प्रकाशित हुई थी, यानी कि उनके संरक्षण में प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित हुई थी। अब भाषा कौन सी है? तो मैथिली हिंदी है। यह मैथिली भाषा क्या है? सबसे पुरानी उपलब्ध रचना मानी जाती है। कौन सी है? तो यह मैथिली वर्ण रत्नाकर। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे? भक्ति काल। यहीं से क्या होता है? भक्ति काल की शुरुआत होती है। अगली हेडिंग डाल लीजिए क्या? भक्ति काल। भक्ति काल हेडिंग डाल लीजिए। तो भक्ति काल का समय कितना था? भक्ति काल, इसका समय काल का माना जाता है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। 1375 से कितना? 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। भक्ति काल का समय कब से कब तक है? तो 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि समाज में भक्ति प्रधान हो गया? क्या हुआ था ऐसा कारण कि समाज में भक्ति प्रधान हो गया था? ऐसा क्या कहा जाता है कि समाज में भक्ति को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो चलिए आइए उसको देखते हैं। तो भक्ति काल की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक हुई थी। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ऐसा इसमें पॉइंट में लिखिएगा भी, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि समाज में भक्ति प्रधान हो गई। समाज में भक्ति प्रधान हो गई। क्या वास्तव में भक्ति काल एक स्वर्ण युग है? जो कहते हैं भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो क्या वास्तव में भक्ति काल एक स्वर्ण युग है? ऐसे भी इसको भी लिखिएगा, लिखना हो तो लिखिए, वरना ऐसे समझिए। क्या वास्तव में भक्ति काल क्या है? स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग है। अब रीडिंग डाल लीजिए क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ये कैसे हैं? इनकी रचना कब से कब मानी जाती है? तो 1192 से ईस्वी से, जब क्या हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, तब से इनकी रचना का कार्य माना जाता है। तो 1192 ईस्वी क्या होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ईस्वी कौन सी लड़ाई से? तराइन के प्रथम युद्ध, नहीं सॉरी, सेकेंड युद्ध से होता है। कब? सेकेंड युद्ध से माना जाता है। कब इसमें क्या हुआ था? तो इसमें गोरी जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था। और 1191 ईस्वी में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज रासो जीते थे। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गोरी इसमें हारा था। और सेकेंड युद्ध में क्या था? गोरी जीता था, गोरी जीता था। ये ऊपर की इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। कब हुआ था?
कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह एक मुस्लिम शासक था। और मोहम्मद गोरी कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो यह एक हिंदू शासक थे। और मोहम्मद गोरी जो था ये भी एक मुस्लिम गोर प्रदेश का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी था। कब माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? हिंदू और हिंदू दोनों में क्या था? इसका जीएस का पोर्शन है, इसको बस इतना ही समझ लीजिएगा, ज्यादा हिंदी में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल शुरू में क्या था? मोहम्मद तुगलक के समय से शुरू हुआ था। पॉइंट करके लिखिए। भक्ति काल कब से चालू होता है? भक्ति काल की शुरुआत कब से हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से शुरू हुआ। किसके समय से शुरू हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से शुरू होता है भक्ति काल का समय। कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी से हुआ था। अब मोहम्मद तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो यह दौलताबाद का निवासी था। कहाँ का था? मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद का था। इसमें क्या था? यह अब आगे अपने उसमें मेन पॉइंट पर आइए। अब इसमें लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पौरुष से हताश जाति हताश जाति के समुदाय भगवान की शरण में जाने के समुदाय भगवान की शरण में अतिरिक्त मार्ग शरण में जाने के अतिरिक्त मार्ग ही रह गए। मार्ग ही था क्या? यानी कि कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल अपने पौरुष से हताश जाति के समुदाय के भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अर्थात वह भगवान की शरण में गए थे। तो यहीं से क्या होता है? तो भक्ति काल की शुरुआत होती है। तो कहाँ से कब हुआ था? तो भक्ति काल की शुरुआत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि समाज में भक्ति प्रधान मानी गई थी? क्या वास्तव में भक्ति काल स्वर्ण युग है? क्या कह रहा है कि क्या वास्तव में भक्ति काल स्वर्ण युग है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में कौन था? तो गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। भक्ति काल की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय से हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का निवासी था? तो वह दौलताबाद का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने पौरुष से कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लोग भगवान की शरण में ना जाते तो कहाँ जाते? इसी से यहीं से क्या होता है? तो भक्ति काल की शुरुआत होती है। अब कौन आते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
कौन आएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हेडिंग डाल लीजिए। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहीं पर डाल लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को हमने थोड़ा सा बता दिया है कि भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से होती है और आदिकाल का समय कब से हुआ, कब से नहीं हुआ। तो चलिए, आज को आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।